चलो हो गया भाई सबका, पीछे जल्दी लाओ। चलो पहला क्वेश्चन है, अनुबंध शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण होगा। वर्तनी विश्लेषण मतलब इस पूरे शब्द को आपके वर्णों में तोड़ना। ठीक है, ये है अनुबंध। तो औ तो है ही इसमें, अपने आप में ही स्वर है। फिर उसके बाद क्या है, नौ। नौ में क्योंकि मात्रा है तो इसे हटाओगे तो क्या लग जाएगा, हलंत। इसकी मात्रा लगी है छोटा ओ की। फिर क्या है, बौ। बौ तो पूरा है ही, इसमें लगेगा हलंत क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, औ। औ के बाद बौ के ऊपर क्या है, नौ। नौ क्योंकि नौ क्या है, अनुस्वार है, तो यहां पर क्या है, हलंत वाला। फिर क्या है, धौ। धौ पूरा है इसलिए हलंत, इसके साथ क्या लगाओगे, औ। इसमें है ऐसा, अ न उ ब अ न ध और अ, ये वाला बी। इसका सही आंसर होगा बी। वर्तनी विश्लेषण का मतलब होता है किसी वर्तनी को किसमें, उसके वर्णों में तोड़ देना, स्वर और व्यंजन सहित तोड़ना। ये नहीं कि आप ऐसे मत तोड़ देना कि अ लिखा फिर नो लिखा फिर क्या ब लिखा फिर नौ लिखा और धो लिख दिया, ऐसे नहीं। समझ गया ना, पर्टिकुलर जिस स्वर के साथ व्यंजन बना है उस स्वर में भी उसको तोड़ना है। व्यंजन स्वर सब अलग अलग दिखने चाहिए, उसी को बोलते हैं वर्तनी विश्लेषण। कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में स्वर रहित रौ का उपयोग हुआ है। स्वर रहित रौ, स्वर रहित रौ का उपयोग हुआ है। मतलब रौ ऐसा हो जिसमें स्वर ना हो, आधा रौ मतलब। ठीक है, तो इसमें ट र क, ये ट आधा होता है, रौ पूरा होता है। समझ गया ना, इसीलिए तो स्वर वाला है। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, इसमें स्वर रहित रौ है। ये जो रौ है एक्चुअल में ये लिखा कैसा जाना चाहिए था, इसमें वर्तनी गलत लिख दी है ये। पुनर्निर्माण, नीरो, पुनर्निर्माण। ठीक है, दो जगह लगना चाहिए था। तो ये जो लगा है ये आपका कौन सा वाला है, हलंत वाला रो है। ठीक है, बाकी शत्रु में तो आधा होता है, रो पूरा होता है। समझ गया ना, स त रू है, रो पूरा है, तो क्या है, आधा है। तो ये भी सही है, इसमें तो है ही नहीं, रो ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक है इसमें, पुनर्निर्माण ही शब्द सही होगा। ठीक है, चलो। आज पेपर जल्दबाजी में टाइप किया उसने, तब थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत। किस शब्द में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है ऐसा व्यंजन जिसमें उसी व्यंजन की बीमा चढ़ जाए। समझ गया ना, जैसे आपने लिखा सच्चा, चौ में किसकी बीमा चढ़ी है, चौ की बीमा चढ़ गई, चौ में चौ की बीमा, तो ये द्वितीय हो गया। जैसे टॉ लिखते हो, मिट्टी लिख देते हो, आप इस टॉ को कहोगे द्वितीय, मतलब एक ही में दो व्यंजन, दो उसी के, ये नहीं कि कोई दूसरा। समझ गया ना, देखो इसमें सच्चे में चौ के साथ चौ है, कुत्ता में तौ के साथ तौ है, वल्गा में लौ के साथ गौ है, और बग्गा में गौ के साथ गौ है। तो गौ के साथ गौ तो द्वितीय हुआ, तौ के साथ तौ भी द्वितीय हुआ, चौ के साथ चौ भी द्वितीय हुआ, लौ के साथ गौ द्वितीय नहीं होगा। समझ गया ना, अगर ये ऐसा होता वल्ला तो द्वितीय होता, क्योंकि लौ के साथ क्या होता, लौ, तो द्वितीय कौन नहीं है, ये वाला। ये प्रश्न एक्चुअल में उसमें आता है आपके भाषा के मानकीकरण में, जो कंप्यूटर वाला पोर्शन दिया है ना, वहां से उठाता है द्वितीय वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं आपसे सहमत हूं वाक्य है। मैं आपसे सहमत हूं, समझ गया ना, मैं आपसे सहमत हूं एक सामान्य वाक्य जो केवल आपको सूचना मात्र दे रहा है। और जो सूचना देने वाले वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, ये इच्छा नहीं है, इसमें इच्छा थोड़ी प्रकट कर रहा है कोई, केवल सूचना दे रहा है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। समझ गया ना, इसमें कोई इच्छा जैसा कुछ नहीं है। समझ गया ना, अगर वो ये कहता मैं आपकी बात से असहमत हूं,
समझ गया ना, तब भी इच्छा ही होती, तब भी क्या होता है, उसकी सूचना ही होती कि उसको बता दिया कि मुझे तुम्हारी बात में दिलचस्पी है या नहीं है, इच्छा की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होगा, विधिवाचक। सहमति देने का मतलब इच्छा प्रकट करना नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, नहीं होना चाहिए, शुद्ध, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसे भाषा विज्ञान का अच्छा बोध है, बोध नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ज्ञान है। उसे भाषा विज्ञान का अच्छा ज्ञान है, गलत। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, ये तो परसों भी आया था, क्या होना चाहिए था, कठिन, गणित कठिन विषय। मेरा आपसे आग्रह पूर्ण निवेदन है, ये भी गलत है। आग्रह पूर्वक होता है, क्या होता है, आग्रह पूर्वक, रॉ के ऊपर, मेरा आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है, तो ये भी गलत है। और अगला है, मंत्री जी के निधन से अपूरणीय क्षति हुई, ये बिल्कुल सही है। मंत्री जी के निधन से अपूरणीय क्षति हुई, ये क्या है, सही वर्तन, ठीक है। अगला, सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का डैश डैश किया, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? जोरदार शब्दों से विपक्ष के तर्कों का क्या किया जा सकता है, खंडन। विपक्ष खंडन ही करेगा भाई, विपक्ष क्यों समर्थन करेगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसमें क्या आना चाहिए, खंडन। समर्थन और मंडन तो एक ही बात है, विपक्ष सरकार का मंडन क्यों करेगी, महिमा मंडन नहीं करेगी ना, और ना ही क्या समर्थन करेगी, समझ गया ना। अब यहां पर तर्कों का विरोध किया, ये तो सही नहीं बैठता है, यहां पर क्या बैठता है सही, खंडन किया, ठीक है, तो ये सही होगा इस। अगला क्वेश्चन है, जब जाना ही है जाओ, निम्नलिखित वाक्य में है के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा, यानी कि यहां पर है के बाद यहां पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, बताओ। जब जाना ही है तो जाओ, कितनी देर के लिए रुके, अल्प विराम के लिए, क्या होगा, अल्प विराम। अर्ध विराम भी नहीं होगा, अर्ध विराम में तो काफी रुकावट होती है। जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, हो के बाद क्या, तुरंत एक छोटा सा रुकावट आ रही है ना, इसीलिए क्या होगा, अल्प विराम। अगला, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उल्लेख, उत धन लेख, क्या संधि है, व्यंजन संधि, उत धन लेख। पहले पद का अंत तौ में हो और दूसरे पद का आरंभ लौ में हो, तो तौ भी किस में बदल जाता है, लौ में। अब ये कब किस में बदलेगा, ये आधा तो है, देख लो, तो किस में बदलेगा, आधा लौ में ही बनेगा, उल्लेख, क्या बनेगा, उल्लेख। कौन सा होगा, पहला वाला, उत धन लेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो व्यंजन संधि में तो आपको नियम याद करने पड़ेंगे, जितने नियम लिखे हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, मुहावरा अरबी भाषा से आया है, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है, समझ गया ना। मुहावरा जो आप हिंदी में बार बार इसका प्रयोग करते हो भाषा में, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द। उत्पल किसका पर्यायवाची है, उत्पल, कमल का, उत्पल किसका है, कमल को कहा जाता है उत्पल, ठीक है। किस शब्द में आगत उपसर्ग का प्रयोग हुआ, आगत मतलब फारसी, अरबी या किसी अन्य भारतीय से भिन्न भाषा से आया हो, भारत के बाहर से किसी भाषा से आया हो, ऐसा उपसर्ग, ठीक है। इसमें देखो नी, नी भारतीय है, नी क्या है, भारतीय। जैसे आप बोलते हो निडर, निसंतान, समझ गया ना, निरा, उसमें तो नी रॉ लग जाएगा, समझ गया ना, आपका निडर, निसंतान, नी का जो प्रयोग करते हो वो भारतीय है। उसके बाद क्या है, दुबला, दू शब्द भी क्या है, दू भी आपका भारतीय उपसर्ग है, बाहर से नहीं आया है। आमरण, आ भी क्या है, भारतीय है, तद्भव या तत्सम होगा, समझ गया ना। सरपंच, समझ गया ना, सरपंच में ये जो पंच शब्द है, इसके आगे जो सर लगा है ना, सर आगत उपसर्ग होता है, समझ गया ना। जैसे आप कहते हो आपका सरताज, क्या कहते हो, सरताज, तो ताज के आगे जो ये सर लगा है,
ये उपसर्ग है। वैसे ही सरपंच के आगे जो सर लगा है पंचमूल शब्द है, सर क्या है? उपसर्ग। सर उपसर्ग हिंदी भाषा का नहीं है, सर उपसर्ग आपके बाहर विदेशी आगत उपसर्ग है, समझ गया ना, जो फारसी भाषा से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से निर्मित नहीं है? विशेषण से निर्मित नहीं है। अब ये संज्ञा शब्द गरीबी है, भाववाचक संज्ञा, किससे बना है? गरीब। गरीब क्या होता है? विशेषण, किसी की स्थिति बताता है ना गरीब। मिठास किससे बना है? मीठा से। मीठा क्या होता है? गुण होता है, समझ गया ना, तो ये भी क्या है? विशेषण। बुढ़ापा, बुढ़ापा किससे बना है? बूढ़ा से। बूढ़ा क्या है? स्थिति है, समझ गया ना, तो वो भी क्या है? विशेषण, समझ गया ना। गुलाब, गुलाब शब्द क्या? संज्ञा ही है। कौन सी संज्ञा शब्द विशेषण से निर्मित है? गुलाब अपने आप में ही संज्ञा है, तो गुलाब शब्द संज्ञा ही है, विशेषण से ना बना है बल्कि संज्ञा का संज्ञा ही है, तो इसका सही होगा गुलाब। साफ साफ शब्द में कौन सा समास होगा? साफ साफ, समझ गया ना। साफ साफ मैंने क्या बोला? अधिकतर पुनरोक्त शब्दों में कौन सा विशेषण होता है? अव्ययी भाव। अधिकतर पुनरोक्त में, इक्का दुक्का कोई होगा, लेकिन अधिकतर मामलों में जो आपका शब्द की पुनरावृत्ति होती है वो क्या हो जाता है? हाँ, वो हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। रट्टू शब्द में प्रत्यय होगा, समझ गया ना। रट्टू बना है रट से। किससे बना है? रट से। तो क्या लगा है? बड़ाऊ। ऊ नहीं, बड़ाऊ, ऊ नहीं, ऊ, समझ गया ना। देख लो, ये बड़ाऊ की मात्रा है इसमें, समझ गया ना। रट तक ठीक है, ठीक है। ये क्या है? बड़ाऊ की मात्रा लगी है, तो इसमें ये वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गली गली घूमकर जीवन समझ आता है, रेखांकित पद होगा। गली गली घूमकर जीवन समझ आता है, समझ गया ना। रेखांकित पद क्या है? गली गली। गली गली क्या है? गली क्या है बताओ? स्थान। स्थान का नाम क्या होता है? संज्ञा। बस इतना है कि गली गली में पुनरोक्त शब्द है, समझ गया ना। और पुनरोक्त शब्द केवल किसके लिए भाषा में अतिशयता लाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपने कहा छोटे छोटे बच्चे, अब यहां छोटे बच्चे कहते तब भी छोटा विशेषण ही होता, छोटे छोटे बच्चे कहा तब भी छोटे छोटे क्या रहा? विशेषण ही रहा, क्योंकि वहां बच्चों की विशेषता बता रहा था। यहां गली गली क्या? स्थान के बारे में बता रहा है, तो स्थान क्या होता है? संज्ञा। किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी भाव का नाम क्या होता है? संज्ञा। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक लिंग निर्धारित है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से ही, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, हमने लिंग निर्धारित करा क्रिया से। पंखा स्त्री है या पुरुष है वो इसकी क्रिया से पता चला। चल रहा है, अगर स्त्रीलिंग होता है तो रही है होता, तो इसका मतलब किससे पता चला? क्रिया से। पंखे से अपने आप पता नहीं चल रहा था क्या है करके। औरत खाना बना रही है, औरत शब्द क्या है? प्राकृतिक रूप से ही लिंग की, स्त्री को ही क्या बोलते हैं? औरत। तो इसी में क्या है? प्राकृतिक रूप से लिंग निर्धारित है, समझ गया ना। यह बड़ा कमरा है, किसने करा लिंग निर्धारण? संज्ञा ने। कमरा, अगर क्या होता? स्थान छोटा होता तो कमरी होता या नहीं होता? समझ गया ना। तो आ की मात्रा ने, आकारांत ने, या यहां पर अगर ये स्त्रीलिंग होता कमरा तो क्या बड़ी होता? आकार ने, यानी कि विशेषण ने। विशेषण तय करता कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। अगर ये कहता यह बड़ी कमरा है तो क्या होता? विशेषता से पता चला ना लिंग कौन सा है। बड़ा है तो पुल्लिंग है, बड़ी है तो स्त्रीलिंग है। इसमें किससे है बताओ? कुर्सी लकड़ी से बनी है, बनना क्या है? क्रिया। अगर ये कुर्सी क्या होता? पुल्लिंग, तो कुर्सी लकड़ी से क्या होता? बना है। तो ये लिंग निर्धारित कौन कर रहा है? क्रिया कर रही है। यहां क्या? कमरा अपने आप वैसे भी करता है, जैसे पंखा है, कमरा है, लेकिन ये लिंग है या नहीं वाक्य में प्रयोग करने के बाद विशेषण कर रहा है तय। यहां पर कौन तय कर रहा है? क्रिया तय कर रही है। इसमें अपने आप ही विशेषण लिंग की जरूरत ही नहीं है। कोई औरत एकल शब्द भी कह दे तो आपको पता चलेगा कि क्या लिंग है। जैसे गाय कोई कह दे तो प्राकृतिक लिंग निर्धारण है ना, गाय स्त्री होती है। बैल कह दे तो पुरुष होता है ना।
तो उसमें क्या लिंग के लिए आपको वाक्य में प्रयोग करने की और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाक्य में प्रयोग वहां करना पड़ता है जहां प्राकृतिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है। समझ गया ना, वहां पर आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभव किया गया हो, वाक्य शब्द समूह के लिए एक शब्द है, जिसका अनुभव किया गया हो, क्या होगा? अनुभूत। अगला क्वेश्चन है, इति, इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थ है। इति का मतलब होता है समाप्त। क्या होता है? समाप्त। समझ गया ना। और इति का मतलब होता है विघ्न। क्या होता है? विघ्न। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अपेक्षा, अपेक्षा आशा को भी बोलते हैं, मुझे अपेक्षा है, आवश्यकता को भी बोलते हैं। समझ गया ना, मेरी इतनी अपेक्षा है, आवश्यकता है यानी कि इच्छा को भी बोलते हैं, मेरी इच्छा है या अपेक्षा है। निराशा को नहीं बोलेंगे अपेक्षा। सृष्टि का विलोम होगा। सृष्टि का मतलब किसी चीज का क्या? निर्मित होना, किसी चीज का निर्मित होना, बनना। और इसका विलोम अर्थ क्या होगा? प्रलय, मतलब नष्ट होना। ठीक है, बंद करो तो।